चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए फिर से क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स का गणित का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट और आप सभी के एग्जाम्स में के लिए पूछे जाने की संभावना है यहाँ से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगर आप भी क्लास 10th के छात्र और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर लेना। और इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudy.com, गूगल पे लिखोगे starkstudy.com लिखोगे। ठीक है, तो आप सभी के लिए एक वेबसाइट आएगा, वहाँ पे आप लोग जाके प्रैक्टिस सेट कर सकते हो प्रीवियस ईयर्स का चैप्टर वाइज प्रश्न, जितने भी चैप्टर है आप लोगों के बुक्स का, सभी सब्जेक्ट का, और मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट जरूर करना। जाके लाखों छात्र कर रहे हैं इस वेबसाइट के अंदर से पढ़ाई, तो आप लोग भी जाके पढ़ाई करते रहिए। चलिए हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखते हैं पहला प्रश्न। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट करके लाया हूँ आप सभी के लिए। पहला प्रश्न है कि द्विघात कोई समीकरण दिया गया है जिसका मान है x² + 2x - 3 बराबर 0। देखो एक चीज़ बता देता हूँ, द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में आपको कोई अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण में बराबर 0 कर देगा और बहुपद में सिर्फ और सिर्फ 0 को हटा देगा। तो द्विघात समीकरण है x² + 2x - 3 बराबर 0 के मूलों के योग का मतलब मान लेते हैं ये कोई द्विघात समीकरण है, इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0 होता है। तो तुलना करेंगे, a का मान क्या आ गया 1, b का मान आ गया 2, c का मान आ गया -3। कैसे किया पता है ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है ना, तो a का मान 1, b का मान 2, क्योंकि b जो है वो कोफिशिएंट है, a भी कोफिशिएंट है यहाँ पे, और c का मान -3। तो मूलों का योग जो होता है वो मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा इसका मूल है, तो अल्फ़ा प्लस जो बीटा होता है वो -b/a के बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, -b/a के बराबर होता है। -b/a माइनस पहले से है, b के जगह पे 2 है तो 2, a के जगह पे कितना है 1, तो इसका मान होगा -2। तो इसका मतलब मूलों का जो योग होगा अल्फ़ा प्लस बीटा वो -2 के बराबर हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक का ए। समझ में आ रही ना, इस तरीके से प्रश्न को समझोगे तो कभी भी किसी तरीके से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है सेकेंड नंबर, यदि कोई बहुपद है, देखो बताया था ना अभी क्या, द्विघात समीकरण में 0 दे दिया जाएगा, बहुपद में 0 नहीं है। ठीक है, बस सेम है, दोनों में सिर्फ 0 रहेगा, तो समीकरण बहुपद में 0 नहीं रहेगा। px का वैल्यू दिया गया है x² + 7x + 10 के शून्यक दिया गया है अल्फ़ा और बीटा। ये शून्यक है दोनों, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a, इसी का मान पूछा गया है। तो हम लोग इसका व्यापक रूप लिखेंगे ax² + bx + c। इसी से तुलना करेंगे, a के जगह पे कितना है तो 1 है, b के जगह पे कितना है 7 है, c के जगह पे कितना है 10 है। तो c/a होता है, तो c कितना है 10, a कितना है 1, तो 10/1 बराबर 10। ऑप्शन नंबर ए, 2 का भी क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। समझ में आ रही ना, क्या कहा गया है कि चरों को आरोही या फिर अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है कि चर को आरोही या फिर अवरोही क्रम में रखने पर जो बीच वाले जो मान आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे। एक ट्रिक मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आप लोगों को, उसको हम लोग बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका मतलब होता है माध्यिका का बीच वाला संख्या। क्या होता है, बीच वाला संख्या। चलो एक उदाहरण देता हूँ, जैसे यहाँ पे 1 है, कोई 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, कोई संख्या क्या है 5 है ना। 5 संख्या दिया है, या तो इसको आरोही में बदलो या फिर अवरोही में। तो हमको देखने से पता चला ये आरोही क्रम में है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। तो इसका देखो बीच वाला जो चर का मान आया 3, ये क्या है, इसका माध्यिका है। क्या है, माध्यिका है। ये क्या हुआ, माध्यिका। ठीक है, इसको याद रखना है। 3 का सही उत्तर क्या होगा, बी। समझ में आ रहा है, माध्यिका। अगला है 4 नंबर, √5 एक कौन सी संख्या है। तो √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, कि इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और इसका पूर्ण वर्ग भी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग भी हम लोग नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बी करेक्ट होगा, अपरिमेय। अगला है बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मैंने आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। अगर मूल बिंदु से दूरी पूछा जाएगा, दूरी बराबर कुछ नहीं करना है, 4 का स्क्वायर लिखना है,
प्लस माइनस 5 का स्क्वायर लिखना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, फिर बीच में प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 16 25 रूट अंडर में 41। प्लस में क्या होगा 41, कभी भी माइनस में दूरी नहीं होती है। तो सी और डी तो ऐसे ही गलती हो गया। तो ऑप्शन नंबर 5 का ए रूट अंडर 41 हम लोगों ने मान निकाला है। चलिए अगला देख लेते हैं। कहा गया है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। अभी जस्ट हम लोगों ने एक ट्रिक सिखाया हूँ आप सभी को कि मानते हैं ये कोई आपका वृत्त है, ये वृत्त हो गया आपका, ठीक है, वृत्त हो गया ना। यहाँ से मानते हैं कोई रेखा है P, यहाँ से हम लोग इस रेखा को मिलाए, क्या किए, यहाँ से इस रेखा को मिलाए और इस रेखा से ऐसे मिलाए, ये हो गया A और ये हो गया B, हो गया ना B, यहाँ पे O है। तो PA का जो मान होगा वो PB के बराबर होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे समान। क्या बोलेंगे, अगर ये x है तो ये भी आपका x होगा। क्यों होगा x पता है ना, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होता है आपस में 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब कोण बराबर है तो भाई भुजा भी बराबर होगी इसका, तो समान होगा। क्या होगा, समान। 6 का B। 7 नंबर, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन, बस फार्मूला आपको पता करनी है। शंकु का आयतन होता है 1/3, पाई का मान पाई, आर का मान कितना है 6, तो 6 गुने 6, और त्रिज्या का मान 24। क्या होता है आयतन बराबर, मैं फार्मूला लिख देता हूँ। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है फार्मूला। तो यहाँ से हो गया 3 8 24, क्या हो गया 3 8 24। तो 8 छक्के 48, 48 गुने 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 48 गुने 6, यहाँ पे लिखता हूँ 48 गुने 6, तो 8 छक्के 48, 6 चौका 24, 24 4 28, 288 पाई। कितना होगा 288 पाई, क्योंकि पाई ऑप्शंस में है इसलिए हम लोगों ने पाई का मान यहाँ पे नहीं रखा है, नहीं तो 22/7 रख के मान निकालता। ऑप्शन नंबर 7 का ए इज द राइट आंसर। चलिए 8 नंबर देखते हैं बच्चों। कहा गया है कि कोई निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी। क्या होगा, निश्चित घटना की प्रायिकता। अभी जस्ट हम लोगों ने पता किया कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अगर 0 पूछा जाए, 0 किसकी होगी, तो ये अनिश्चित घटना की प्रायिकता होगी। क्या होगी, अनिश्चित घटना की प्रायिकता, क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं है अनिश्चित, तो इसका मतलब 0 होगा, और निश्चित है तो इसका मतलब 1 होगा। ठीक है, क्या होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर 8 का ए। और सभी प्रायिकताओं का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है, और प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से बड़ा, ठीक है, और हमेशा 1 से छोटा होगा। 0 भी होगा, 1 भी होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। 9 नंबर देखते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। सिंपल है भाई, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला सभी को पता होगा। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा को रखते हैं यहाँ पे 1, इस माइनस कॉट को इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यही तो मान पूछा गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो 9 का B। 10 नंबर है कॉस पाई/3 का मान क्या होगा। तो कॉस पाई/3 का वैल्यू कितना होता है, पाई/3 को हम लोग लिख सकते हैं 180/3, तो ये होगा 60 डिग्री। तो कॉस 60 का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/2 के बराबर, 1/2 के बराबर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 10 का ए। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेके 10 तक क्वेश्चंस किए हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और आने वाले बोर्ड परीक्षा में यहाँ से हूबहू कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हम लोगों ने दोस्तों कई सारे प्रश्न यहाँ से किए हैं। आपको हर एक वीडियोज में मैंने पूरे डिटेल्स में सभी सारे क्वेश्चंस को करवाया है, ताकि इस तरीके के आप लोग को एग्जाम्स में पूछे जाएंगे प्रश्न, तो आप आसानी से बना पाओ। जो छात्र नहीं देखे हैं पहले के वीडियो जाके देख सकते हो। सभी वीडियो जो मैंने बहुत ही पूरे डिटेल्स में बताया है सभी प्रश्नों को, और सभी प्रश्नों को आप जाके देख सकते हो। तो बाय बाय, सभी को तैयारी करते रहिए। चलिए मैं आपको वेबसाइट पे बताता हूँ कैसे आप लोग को तैयारी करनी है। देखिए, तो गूगल क्रोम में आपको सभी के मोबाइल में होगा गूगल या फिर गूगल क्रोम, वहाँ पे आके आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है दोस्तों, ये आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है, ये सर्च करना है, ठीक है, ये सर्च करना है स्टार्क स्टडी। जैसे ही सर्च करोगे ये गूगल में, तो पहला लिंक जो आएगा ये आपका starkstudy.com, इस पर आपको क्लिक करना है। क्या करना है दोस्तों, क्लिक करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस वेबसाइट पे लेकर आ जाएगा एक क्लिक में, ठीक है, starkstudy.com। यहाँ से देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप लोग को क्या करेंगे, नीचे जाओगे थोड़ा सा,
तो क्लास 10th वालों के लिए देखो हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर वाइज प्रश्न अपलोडेड है। साइंस का पढ़ोगे तो साइंस में सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथिली, नॉन हिंदी, उर्दू। चलिए मानते हैं हमको सोशल साइंस पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सोशल साइंस पे क्लिक किया। सोशल साइंस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हमारे पास क्या आया दोस्तों, यहाँ पे ओपन होके एक पेज आया, ठीक है। पेज आया यहाँ पे देखो, ये पेज आप लोगों के लिए सोशल साइंस का ओपन हो गया आया। तो सोशल साइंस में कितने सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है हिस्ट्री है, उसके बाद आप लोगों को क्या है, ज्योग्राफी है, उसके बाद है लोकतांत्रिक राजनीतिक, सिविक्स है, हमारी अर्थव्यवस्था है, आपदा प्रबंधन है। मतलब इतने चैप्टर है। चलो मान लेते हैं कि हमको पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या पढ़ना है, यूरोप में राष्ट्रवाद। इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे यूरोप में राष्ट्रवाद, तो आपको एक अलग पेज लेकर आएगा। देखो यहाँ पे आप आसानी से पढ़ सकते हो बच्चों, और लाखों छात्र यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आ गया, और आप अपने मोबाइल पे पढ़ सकते हो स्क्रीन पे, बिना किसी एक भी पैसा दिए हुए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको बता दिया कैसे आपको पढ़ाई करनी है। जाके आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस सेट करना। गूगल पे लिखना starkstudy.com, यही जो आपको दिख रहा है यही चीज़ आपको सेम टू सेम गूगल में लिखना है, ठीक है। चलिए बाय बाय सभी को, तैयारी करते रहिए आप लोग। अगर कब कोई भी दिक्कत आती है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा।